हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। स्वागत करते हैं आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्रैश कोर्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलोजन फैमिली के सेकंड पार्ट को। आपको पहले पार्ट में हम लोगों ने पूरी फिजिकल ट्रेंड्स बता दी थी, कैसे कैसे वेरिएशन होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने सीखा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं, जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड में राइज होते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमको रटना नहीं, हमको समझना है। इसलिए सबसे पहले सारे एलिमेंट के नाम लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टेटिन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके सर, मैं समझ गया, ठीक है ना, आप भी समझ रहे हो। तो भाई अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो आप सभी को पता है कि जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, वो क्या था, NH2NP5। अब अगर हम NH2NP5 के लिए, जैसे हमारा फ्लोरीन ही है, NH2NP5 के लिए इसके केसेस में हम क्या करें भाई, इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करें। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन S में और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। भाई आप सभी को पता है 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने, 1 2 3 4 और 5। अब प्यारे बच्चों, बहुत इजीली आपको पता है कि फ्लोरीन में हमारा d ऑर्बिटल नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि फ्लोरीन के केसेस में d ऑर्बिटल अब्सेंस होता है। कई लोग कहेंगे सर जी थोड़ा प्रूव्ड कर दीजिए, हमको नहीं याद है क्यों d ऑर्बिटल अब्सेंस होता है। आप सभी को पता है कि हर ग्रुप में p ब्लॉक के पहले एलिमेंट में d ऑर्बिटल अब्सेंस होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रूव्ड कर दूं। भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। हम लिखे तो 1s2 आया, 2s2 आया एंड 2p5। अब देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2p के बाद अगर आएगा तो 3s आएगा, d तो नहीं आएगा ना, नहीं सर d नहीं आएगा। इसका मतलब d ऑर्बिटल क्या है, अब्सेंस है। ओके, अब देखो भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। अगर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इनके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, क्योंकि भाई इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 7। तो होता क्या है कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा फ्लोरीन होता है प्यारे बच्चों, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके सर, मैं समझ गया। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है भाई, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के तो चलती नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस है, आओ उसका भी जिक्र कर ले। HOF के केस में, HOF के केस में जो हमारा फ्लोरीन है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, और हर एक्सेप्शन आपके जेईई और नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने क्या बोला कि HOF के केस में प्यारे बच्चों जो हमारा फ्लोरीन है ये +1 दिखाता है, इसकी -2 होती है, इसकी +1। ओके ना, यानी कि जनरली फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो इसके पास एक ही चारा है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके सर, बात करते हैं अगर क्लोरीन की, NH2NP5 है। क्लोरीन के केस में तो भाई d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्लोरीन के केस में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे तुमको ऑर्बिटलों को समझा दे रहा हूँ, कैसे +3 होगी, कैसे क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं जनरली यहाँ पे बात कर लूँ, फ्लोरीन की -1 होती है। और प्यारे बच्चों, जब सारे, आपको पता है जब सभी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 ही आएगा, मतलब सब में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सब में होगी। इसका मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन है भाई, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में होगी, फ्लोरीन में भी होगी, क्लोरीन में भी होगी, ब्रोमीन में भी, आयोडीन भी। क्योंकि हम किसी के लिए भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो NH2NP5 ही आएगा, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अब बात करते हैं क्या सर कुछ और भी होती है। हाँ, इनकी +3 भी होती है, +5 भी होती है और +7 भी होती है। इन सभी एलिमेंट की +3 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है। इन सारे एलिमेंट की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सारे एलिमेंट की +5 भी होती है, +3 भी होती है, +7 भी होती है। अब आपके मन में एक बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन आया होगा, सर ये +5 +3 +7 कहाँ से आया। एक तरफ आप कहते हो कि हेलोजन ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है हमारा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय दे क्यों रहा है। तो आइए दिखाते हैं क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे इस केसेस में, चाहे इस केस में चाहे इस केस में, इन तीनों केसों में आपको पता है कि d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों केसों में आपको पता है कि d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। मैंने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि पहले एलिमेंट को छोड़ के सब में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। मैंने प्रूव्ड भी किया कैसे। ठीक है, जब 3s2 3p5 करोगे तो 3p के बाद 3d ही आएगा, तो d ऑर्बिटल, सीधी सी बात है। तो सर कहना क्या चाहते हो, मैं बताना चाहता हूँ कि +3 +5 +7 कहाँ से आया।
तो आइए भैया यहाँ समझते हैं कि कहाँ से आया। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, ठीक है। NH2NP5 हमने लिख लिया। तो भाई NH2NP5 में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और P में 3 होते हैं ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए NH2NP5 के केस में। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद ND 0 होगा, यानी कि D ऑर्बिटल, D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है भाई, एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें और ये यहाँ आ जाए, तो ऐसे केसेस में होगा क्या, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, आप बहुत लॉजिकली देखिएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 1 और D ऑर्बिटल में भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। ये देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 3, 1 2 3। मैं आपसे पूछूं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, 3, 1 2 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +3 हो जाएगी। तो चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। फिर हम बात करते हैं, अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। मैं लिख दे रहा हूँ ES सेकंड, ES सेकंड का मतलब एक्साइटेड स्टेट सेकंड, यानी कि दूसरी बार फिर से एनर्जी दिए। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा फिलअप हो गया यस वाले में, और P में अब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे, क्यों, क्योंकि ये भी जंप हो गया। और D में अब 2 ऑर्बिटलों में हमारे 1 1 इलेक्ट्रॉन तैनात हो गए। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, गिनती सबको आती है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ठीक उसी प्रकार हम अब क्या करेंगे, इसको ES थर्ड में ले जाएंगे। थर्ड में ले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर जाएगा। भाई जब एनर्जी देंगे तो अच्छे अच्छे जंप कर जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन, भाई तुम पैसा पाते हो तो कूदने लगते हो, हमारे पास पैसा है PBR जाओगे, पिज्जा खाओगे, ये करोगे वो करोगे। तो सेम कंडीशन इनके केस में है। अब भैया 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं, प्लस D ऑर्बिटल में भैया 3 ऑर्बिटल इनके कंसिस्टेड होंगे, 1 2 3। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे केसेस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि क्यों फ्लोरीन केवल -1 शो करता है। क्यों भाई, क्योंकि फ्लोरीन के केसेस में D ऑर्बिटल होते नहीं। जब D ऑर्बिटल होंगे नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे नहीं तो फिर ये +3 +5 +7 कहाँ से शो करेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी में D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर एक्साइटेड स्टेट 1 में ले जाएं तो +3 होगी, अगर 2 में ले जाएं तो +5 होगी, अगर 3 में ले जाएं तो +7, यानी कि ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर शो करते हैं। लेकिन -1 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हेलोजन। तो ये रहा हमारा हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो NCERT में दिए हैं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक एक फैक्ट यहाँ के आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बनते हैं, आपके CBSE बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे +3 +5 +7 शो होती है। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल बात लिखी है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सर ये बात क्या कह रही है, ये बात ये कह रही है प्यारे बच्चों कि जो हमारी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी होगी, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़े होंगे। वो चाहे फ्लोरीन हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन। सर कोई एग्जांपल दीजिए तब मैं इस बात को समझ पाऊंगा। बिल्कुल भैया, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये कह रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करते हैं जब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हों। जैसे मान लीजिए हमारे पास है IF7। अब भाई फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन पे 1 -7 फ्लोरीन है, यानी कि 7+ होगा। तो ये जो आयोडीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस केस में है, जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, HClO5, ठीक है, सॉरी HClO4, तो भाई ऑक्सीजन की -2 होती है और 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो गया। -8 इसका, +1 इसका, तो इसका +7 होगा। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर किस केस में आई, जब ये या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब आपको पता है ये हेलोजन हेलोजन के बीच में कंपाउंड बना, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं भैया, इंटर हेलोजन कंपाउंड। यानी कि जब हमारा हेलोजन अपने ही ग्रुप के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। सर जी ये क्या होता है, आगे जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो इस पे डिटेल एक आंसर आपको बताया जाएगा कि ये ऑक्सी एसिड है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए घबराओ मत, मैं कराऊंगा।
ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। मैंने लिखा है रिएक्टिविटी। देखो अब ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तुम कहोगे सर जनरली आयोडीन को ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होंगे। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, लेकिन थर्मोडाइनमिकली और केमिकली काइनेटिकली, केमिकल काइनेटिक्स आपने सुना होगा। काइनेटिकली मतलब जहाँ पे रिएक्शन की रेट आप हम मेजरमेंट करते हैं, थर्मोडाइनमिकली जहाँ पे हम हीट देकर चेक करते हैं कि कौन सा ज़्यादा एक्टिव है। तो थर्मोडाइनमिकली और काइनेटिकली जब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड किया गया तो भैया उसमें जो ऑर्डर मिला, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फैक्चुअल बात है, आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि थर्मोडाइनमिकली और काइनेटिकली इट इज प्रूव्ड दैट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन केस ऑफ हैलोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। किसके बेसिस पे सर ने बोला? सर ने बोला काइनेटिकली। काइनेटिकली, एक मिनट मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला भैया? मैंने बोला काइनेटिकली, ठीक है ना, काइनेटिकली और थर्मोडाइनमिकली। और थर्मोडाइनमिकली क्या चीज़ें हैं? काइनेटिकली एंड थर्मोडाइनमिकली। ये जो हमारा है फ्लोरीन, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ओके, ये चीज़ें आपको याद करनी है। फिर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ घटती हैं। आप बोलोगे क्यों? भैया मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है कि जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जिनका रिडक्शन होगा, जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये बात मैं रिडक्स रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ। आप अगर आप क्लास 11 पढ़े होगे तो आपको भी ये चीज़ पता होगी। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ये हमारा फ्लोरीन ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो क्यों? क्योंकि इनका रिडक्शन होता है। अब आप बोलोगे सर प्रूव्ड करिए कैसे फ्लोरीन रिडक्शन शो करता है। भैया आपको पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल ओवर पेरियोडिक टेबल। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सबसे ज्यादा टेंडेंसी है खींचने की, और जो इलेक्ट्रॉन को सबसे तेजी से गेन करेगा उसका रिडक्शन सबसे अच्छा होगा। जिसका रिडक्शन सबसे अच्छा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि सर ने आपको पढ़ाया जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। उम्मीद करता हूं समझे होंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्यों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन से, तो अभी तक हम हाइड्राइड बनाते थे जब हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी, जब हमने ऑक्सीजन फैमिली पढ़ी, लेकिन इस केस में जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। फिर से सुनिए, अभी तक हमने हाइड्राइड बनाया नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड आइए बना के देखते हैं। भाई हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने एफ से करा दी, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा दी, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने ब्रोमीन से करा दी, और फिर हमने आयोडीन से करा दी। आप सभी को पता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी मैं बढ़ाता गया। ओके सर, अब देखो हमको ग्रुप में ये डिस्कस करना है कि ये जब रिएक्शन कर लेते हैं हाइड्रोजन से तो इनकी एसिडिटी पे क्या प्रभाव आता है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे वेरी करती है, इनके डिसोसिएशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, इनकी बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है। तो ये तो यार आप लोग पढ़े लिखे प्राणी हो, आप बता दो तुरंत कि जब हम ऊपर से नीचे आए तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ थी, मैं यहाँ पे शार्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज के लिए मैं ऊपर का डायरेक्शन दूंगा, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्यों भैया इंक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। वहीं पर प्यारे बच्चों बात करूँ अगर मैं स्टेबिलिटी की, तो भैया एक चीज़ आपको भी पता है कि जिनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिनकी बॉन्ड लेंथ कम है वो कम स्टेबल होंगे। भाई मान लो तुम्हारा रिश्ता है, तुम किसी के साथ रोज रह रहे हो तो तुम्हारी बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होगी। कोई मुंबई में है, तुम यहाँ से बस फ़ोन पे बात कर रहे हो तो तुम्हारी बॉन्डिंग कोई भी ब्रेक कर सकता है। मतलब समझो स्टेबिलिटी तुम्हारी कमज़ोर है अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है भैया? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ हमेशा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात को समझ रहे हो ना। जब तक ये चित्र नहीं बनाओगे तब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। मैं एनसीईआरटी को डिकोड करके आपको एकदम निचोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको कुछ ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, डायरेक्ट आप क्वेश्चन हिट कर दो। तो जब हम ऊपर से नीचे आए बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। अब भैया स्टेबिलिटी घटी मतलब डिसोसिएशन एनर्जी भी घटा,
मतलब डिसोसिएशन एनर्जी भी घटा। सर ये डिसोसिएशन एनर्जी क्या है भैया? किसी भी बॉन्ड के एक मोल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है? हमारी डिसोसिएशन एनर्जी। अब मान लो हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ये मजबूत है तो ज़्यादा एनर्जी लेगी, ये कम मजबूत है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, कम एनर्जी लेगी। और इसको तो हम ऐसे यूं चुटकियों में तोड़ देंगे। इसका मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किस ग्रुप में? हैलोजन फैमिली में, इनके हैलाइड के केस में, तो हम देखते हैं कि डिसोसिएशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बताऊं, जो हर बार लगभग आपसे पूछा गया है एमसीक्यू के फॉर्म में, वो फैक्टर हमारा है एसिडिटी। ठीक है ना? अच्छा देखो भैया, सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा? फ्लोरीन देगा, क्लोरीन देगा, ब्रोमीन देगा, आयोडीन। जो बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा वो सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा, और जो हाइड्रोजन सबसे जल्दी देगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि तुमको पढ़ा है कि एसिड वो हैं जो H+ देते हैं। तो भैया H+ सबसे ज्यादा पहले कौन देगा? आयोडीन। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो ये 4 ऑर्डर आपके बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है। हाँ, उसमें क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसीलिए तो आपने गूगल केमिस्ट्री चैनल को ज्वाइन किया। यहाँ पे आपको इजी वे में बता दिया मैंने, एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है इसलिए स्टेबिलिटी घट रही है। स्टेबिलिटी घटेगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी घटेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी घटने का मतलब बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों भैया, क्यों बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है, आसानी से हाइड्रोजन निकलेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ द हैलोजन ग्रुप, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। वो सारे फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इससे पहले जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले लाइन यहाँ पे है, इट फॉर्म मेनी ऑक्साइड। वैसे तो जितने भी हैलोजन होते हैं ये बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम अनस्टेबल। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली कि ये बनाते तो बहुत ज़्यादा ऑक्साइड हैं, लेकिन उनमें से बहुत से अनस्टेबल होते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अनस्टेबल है, बहुत कम ही स्टेबल होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी इन्होंने नीचे दिया है। ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड। आपका जो फ्लोरीन है ये केवल और केवल 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बात आपको याद होनी चाहिए। आपका जो फ्लोरीन है ये केवल और केवल 2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। एक बनाता है OF2, एक बनाता है O2F2। फिर से बोलिए सर, एक बनाता है OF2, एक बनाता है O2F2। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि F2 का नाम क्या होगा, तो फ्लोरीन ऑक्साइड थोड़ी ना होगा, फ्लोरीन ऑक्साइड थोड़ी ना होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा। इसका मतलब सर आप तो कह रहे थे कि हम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, फिर आपने इसका नाम ये क्यों बोला, दीज ऑक्साइड आर ऑक्सीजन फ्लोराइड। इनका नाम ऑक्सीजन फ्लोराइड क्यों बोला? बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ड्यू टू दिस रीजन इट्स नेम इज ऑक्सीजन फ्लोराइड। इसका नाम ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा, इसका नाम में ऑक्साइड नहीं आएगा। इसका मतलब सर ऑक्साइड तो बनता ही नहीं। तो तुम चाहे ये समझ लो ऑक्साइड नहीं बनता, चाहे ये समझ लो कि जो हमारे फ्लोरीन है ये बेसिकली 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। हालांकि उनके नाम में ऑक्साइड वर्ड यूज ही नहीं होता, ऑक्सीजन फ्लोराइड है। ठीक है ना? वो कौन कौन से बनाते हैं? 2 तरह के, एक OF2, एक O2F2। और मजे की बात बताऊं, मैंने एक लाइन ऊपर ही लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड आर अनस्टेबल, लेकिन एक ऐसा ऑक्साइड है फ्लोरीन का जो स्टेबल होता है, और वही आपके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। यही क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन के एक ऐसे ऑक्साइड का नाम बताओ जो स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली। तो प्यारे बच्चों, OF2 ओनली थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। केवल OF2 एक ऐसा हमारा ऑक्साइड है फ्लोरीन का जो कि स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। और यहाँ पे O2F2 जो है ये हमारा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दी है, आपको लग रहा होगा कि हम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट हम इसको ऑक्साइड नहीं कहते, ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके सर, अब आ जाओ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे कुछ फैक्ट और लिखे हैं, देखो क्योंकि फैक्चुअल है इसलिए मैं पहले से लिख लिया हूँ, टाइम टेकिंग ना रहे। यहाँ पे लिखा है दी हाइयर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन। यहाँ पे क्या लिखा है? दी हाइयर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन आर मोर स्टेबल देन लोअर वंस। ये कह रहे हैं कि जो ऑक्साइड हमारे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हैलोजन में, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू लोअर ऑक्साइड। मतलब जिस ऑक्साइड के साथ हैलोजन प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा में शो कर रहा है, मतलब जैसे +7 शो कर रहा है, +5 कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू उसके जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे? मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि जो हमारे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैलोजन के ऑक्साइड हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले ऑक्साइड के। ओके सर, समझ गया।
तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है, जानने की चीज़ ये थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि F2 ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो थर्मली स्टेबल होता है 298 केल्विन पर। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, हमने यहाँ पे फ्लोरीन के ऑक्साइड की बात कर ली, अब हम यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करते हैं। तो Cl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O2 ये सभी हमारे क्लोरीन के ऑक्साइड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये सभी हमारे क्या है भैया, ये सभी हमारे क्लोरीन के ऑक्साइड हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O2 ये आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, हाँ इतना बनता है कि क्लोरीन के ऑक्साइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके, अब हम बात करें प्यारे बच्चों की क्लोरीन का एक ऑक्साइड जो ये हमारा ClO2 है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट है। क्योंकि ये क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, तो ClO2 इज ए ब्लीचिंग एजेंट हो सकता है, MCQ में आ ही जाए। आगे बात कर लें कि ब्रोमीन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं भाई, Br2O, BrO2, BrO3। ध्यान से देखना, Br2O, BrO2, BrO3 आर लीस्ट स्टेबल। तो जो ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं ये भैया बहुत कम स्टेबल होते हैं। मैंने क्या बोला, ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, मतलब ये भी रिएक्टिव होंगे। जिनकी स्टेबिलिटी कम उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। केमिस्ट्री का तो रूल है भाई। इसका मतलब क्लोरीन के ऑक्साइड भी मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और ब्रोमीन के ऑक्साइड भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए तो लीस्ट स्टेबल वर्ड यूज हुआ। हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए आयोडीन की बात करें तो I2O4, I2O5, I2O7 ये सभी हमारे ऑक्साइड हैं जो कि इनसोल्यूबल सॉलिड हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा आयोडीन होता है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। भाई नमक में आयोडीन होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, यहाँ ने बोला इन्होंने कि I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसोल्यूबल सॉलिड। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सॉलिड है या इनसोल्यूबल सॉलिड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनसोल्यूबल सॉलिड। तो आयोडीन का केस आएगा, आयोडीन के ऑक्साइड आएंगे तो इनसोल्यूबल रहेंगे। ओके भैया, और आपको एक मजे की चीज़ बताऊं, इनको थोड़ा पहचान लेना, I2O5 को थोड़ा सा पहचान लेना। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इनका यूज़ हम करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ज़रा ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, इनका यूज़ करते हैं एस्टिमेशन ऑफ CO, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इनका यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ CO, ठीक है। यानी कि I2O5 जो होता है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें थी और इसीलिए मैंने कोशिश की थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। तो यहाँ से हमारा ऑक्साइड भी खत्म हुआ या रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन कह लो खत्म हुआ। इनफैक्ट फ्लोरीन तो ऑक्साइड बनाता नहीं है, तो खुद में ऑक्सीजन फ्लोराइड हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अब हम चलते हैं रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या और हमको इसमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिएक्शन विथ मेटल की तो यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं जो कि क्वेश्चंस बन के आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जब भी ये मेटल से रिएक्शन करेगा तो ये मेटल हैलाइड बनाएगा, क्योंकि भाई हेलोजन है, मेटल से रिएक्शन करेगा तो मेटल हैलाइड बनाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है, ये मैग्नीशियम मेटल है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराई तो बन गया MgBr2। सॉरी यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है, ये नहीं चल रहा है, मैं इससे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे भी 2 लिख दो। तो जब किसी हेलोजन की रिएक्शन हमने मेटल से कराई तो ये बना लिया MgBr2, या इसी को हम कह सकते हैं कि MX बनाता है। हेलोजन की भी वैलेंसी 1 है और मेटल की अगर वैलेंसी 1 है तो वो नॉर्मली जुड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम हमारा है, ये एक मेटल है, इसकी रिएक्शन करा दी Cl से तो बना लेगा NaCl। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई मेटल से रिएक्शन होती है हेलोजन की तो मेटल हैलाइड बनता है। जैसे ये देखो सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज कर लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है जो कि NCERT में मेंशन है और ये इतना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेई नीट से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जेई नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को तो यार ये चीज़ जाननी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें आयनिक करैक्टर की तो ये कह रहे हैं कि मेटल फ्लोराइड का आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, फिर मेटल क्लोराइड का, फिर मेटल ब्रोमाइड का, फिर मेटल आयोडाइड का। अब इसके पीछे की कहानी क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा क्लास 11 से कोरिलेट करके। प्यारे बच्चों, आपने क्लास 11th में एक रूल पढ़ा रहा होगा, फजान रूल। आपने क्लास 11th में एक रूल पढ़ा रहा होगा, फजान रूल। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि फजान रूल में कुछ रिलेशन है वो भी बता दूं। ये कहते हैं कि जिनका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, बहुत ध्यान से समझना, जिनका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उनमें पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा या उनकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। बात को समझना, जिनका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और ठीक है,
बस इतना ही समझ लो, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या कहते हैं फजान जी हमारे, ये इनके ओवरऑल रूल को पढ़ने के बाद क्लास 11th में एक रिजल्ट आई कि कोवेलेंट करेक्टर जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। साथ ही में अगर हम बात करें आयनिक करेक्टर की तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो आयनिक करेक्टर कम होगा, अगर किसी कंपाउंड में आयनिक करेक्टर ज़्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। ओके सर, ठीक है। तो आइए प्रूव्ड करते हैं कैसे अकॉर्डिंग टू फजान रूल इस ऑर्डर को हम प्रूव करेंगे। फजान का रूल कहता है कि कैटायन शुड हैव स्मॉल साइज, जो हमारी कैटायन होती है उनके पास छोटी साइज होनी चाहिए, एंड एनायन शुड हैव बिग साइज। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, फजान रूल क्या कहता है भाई, दो बहुत फैक्चुअल बात बोलता है कि जो हमारे कैटायन है उनके पास छोटी साइज होनी चाहिए तब उनका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, और जो हमारे एनायन है उनकी साइज बड़ी होनी चाहिए। तो अब इस केस में अगर हम बात करें भाई साइज की तो फ्लोरीन की सबसे छोटी होगी, बहुत आराम से समझना, फिर हमारी क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी और सबसे बड़ी आयोडीन की। तो जितनी बड़ी साइज होगी, यहाँ पे मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि बिगर साइज ऑफ कैटायन सॉरी एनायन, फ्लोरीन हमारा एनायन है, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा। क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, जितना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा उतना ज़्यादा हमारा पोलराइजेशन शो करेगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना कम आयनिक करेक्टर होगा, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर सीसी करेक्टर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। ठीक है ना भाई, आप सबको पता है कि अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक करेक्टर घटेगा। तो भैया मैंने क्या कहा, फजान जी ने कहा कि उस एनायन की साइज बड़ी होगी अगर तो उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ी साइज आयोडीन की है एमआई यानी मेटल आयोडाइड की, यानी इस केस में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। जब कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है तो आयनिक करेक्टर यहाँ पे कम होगा। तो आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोवेलेंट करेक्टर कम है। तो हुए ना, समझ गए कि नहीं कि क्यों ये हमारा आयनिक सबसे ज्यादा होता है, और ये ऑर्डर आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। फजान ने कहा कि जिस एनायन की साइज सबसे बड़ी उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा, जिसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा उसका आयनिक करेक्टर सबसे कम। ठीक है, बाकी का ये रूल अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे जाना, सर्च करना गूगल केमिस्ट्री फजान रूल, भाई गूगल केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ा दिया हूँ भाई, वहाँ से क्लियर कर लेना। ओके, तो ये भी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ कंपाउंड हैं +4 और +2 में, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने समझा दिया, तो आइए वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ मेटल के साथ हैलाइड जोड़े हैं और उनके केस में ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पे लाइन मैंने क्या लिखी है कि इन हैलाइड्स इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट देन हैलाइड इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेटल के साथ जो हैलाइड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू उनके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। और मैंने एक वर्ड जोड़ा, मोर कोवेलेंट। मोर कोवेलेंट का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे मेटल हैलाइड हैं ये ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर शो करेंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। आप बोलोगे कैसे, मैं इसी चीज़ को प्रूव करूंगा। देखो भैया, आप सभी को पता है, पहले तो मैं सारे केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, फिर मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि क्यों जहाँ पे मेटल हैलाइड हमारा ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो ज़्यादा कोवेलेंट है, जहाँ कम शो कर रहा है वो कम कोवेलेंट है। आइए देखते हैं। यहाँ पे इसका +4 इसका +2, क्यों भाई, क्योंकि ये -1 आयन शो करता है, 2 है तो -2 को बैलेंस करेगा +2। यहाँ पे ये भैया +4, क्यों +4, क्योंकि क्लोरीन 1 कंसिस्ट करता है, 4 क्लोरीन है। यहाँ पे ये +2, क्यों +2, क्योंकि क्लोरीन 1 कंसिस्ट करता है, 2 क्लोरीन है। यहाँ पे ये +5, क्यों, क्योंकि 5 क्लोरीन है, इसको बैलेंस करने के लिए +5। यहाँ पे +2 क्योंकि 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे +6 क्योंकि 5 फ्लोरीन है, और यहाँ पे +4। अब देखिए सारे केसेस में मैंने क्या कहा कि जहाँ पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा कोवेलेंटली है। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इस शब्द का अर्थ समझेंगे। कोवेलेंट का सीधा सा मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बहुत अच्छी सी बात बताओ भाई, अगर हम टिन का केस ही ले रहे हैं, टिन क्लोराइड है ना ये, ठीक है, ओके सर। इस केसेस में अगर मैं आपसे कहूँ तो भाई आप सभी को पता है कि जो हमारे एसएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, छोड़ो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, +4 का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल। एक बात बताओ मेरे प्यारे होनहार छात्रों, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एक तो वैसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, फिर जब हम दूसरा निकालेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरा निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और चौथा निकालेंगे तो यार आसान थोड़ी ना, इतनी एनर्जी कहाँ से लाओगे भाई, कहाँ से लाओगे इतनी एनर्जी। तो सर मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो फिर
इलेक्ट्रॉन निकलता तो आयनिक करैक्टर आता, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है तो क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। मेरी बात को फिर से समझो, मैंने क्या कहा कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल आयोडाइड या मेटल क्लोराइड या मेटल फ्लोराइड या ओवरऑल मेटल हैलाइड पाए जाते हैं तो वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। क्यों ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल है तो 4-4 इलेक्ट्रॉन किसकी मजाल है जो दे दे भाई, कितनी एनर्जी लाओगे, एक निकाल लो मुश्किल से, 2 निकाल लो, 3-4 निकालना इंपॉसिबल है। तो करेगा क्या, ऐसे केसेस में ये शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करेगा क्लोरीन के साथ और तब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसका मतलब कि जितने भी ये हमारे इधर वाले हैं ये सारे के सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई ये +6 ये +5 ये +4 ये +4 ये सभी कोवलेंट नेचर के होंगे, ये सभी कोवलेंटली होंगे इन कंपेरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल हैलाइड के। ठीक है, मतलब ये सारे कोवलेंट कम होंगे, ये सारे ज़्यादा कोवलेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई, आपको 2 मेटल हैलाइड दे दिया, कहा व्हिच इज मोर कोवलेंट। अब जो बच्चा ये फैक्ट पढ़ा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी वो ज्यादा कोवेलेंट होगा, वो बच्चा तुरंत टिक करेगा। जो नहीं पढ़ा है ना वो गलती कर देगा और फिर गाना बजेगा, दिल गलती कर बैठा, तो वो गाना नहीं बजने देना है। ठीक है ना, हमको सक्सेस पानी है। ठीक है, आपने जो सपने सजाए हैं उनको पूरा करना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो भाई उन सबको मिलाकर एक रिजल्ट आती है ना आपकी, जो A4 साइज की कॉपी में छपती है 95% वाली, तो वही तो तुमको चाहिए। हाँ सर वही चाहिए। ठीक है, एक और बढ़िया सी लास्ट हेडिंग है भैया, रिएक्शन विथ हेलोजन। ये कह रहे हैं कि हेलोजन के साथ रिएक्शन। अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ा बेतुका सा क्वेश्चन है, एक तो खुद आप कह रहे हैं हेलोजन फैमिली पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हेलोजन के साथ रिएक्शन। हाँ प्यारे बच्चों, हेलोजन डिफरेंट टाइप के हेलोजन से रिएक्शन करता है और फिर एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है जिनका नाम है इंटर हेलोजन कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन हेलोजन के बीच में बने उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। ये कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं जैसे हमारा ClF3 है, जैसे हमारा IF5 है, जैसे हमारा IF7 है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड है। मैंने ये नहीं कहा कि बस इतने हैं, मैंने ये कहा कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आप बोलोगे सर डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी, जो सराउंडिंग जैसे F3 है इसकी साइज़ छोटी होगी। फिर यहाँ आयोडीन सेंट्रल एटम इसकी साइज़ बड़ी है। इंटर हेलोजन के लिए कंडीशन है ये कि सराउंडिंग एटम की साइज़ छोटी और सेंट्रल एटम की साइज़ बड़ी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, इंटर हेलोजन कंपाउंड आप डिटेल में कब पढ़ाओगे। मैं आपको एक बात लिख के दे दूं कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से इसको लॉन्ग आंसर में हम लोग पढ़ेंगे। बस एक आइडिया जनरेट कर दिया कि ऐसे कंपाउंड जो हेलोजन के बीच में बने इंटर हेलोजन कंपाउंड कहलाते हैं, जहां पर सेंट्रल एटम की साइज बड़ी होती है, सराउंडिंग एटम की साइज छोटी होती है। और एक बात बताऊं, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसकी भी बात करूंगा क्यों रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ हमारा P ब्लॉक के हेलोजन फैमिली के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 MCQ करने में, 1 मार्क क्वेश्चन करने में, शॉर्ट आंसर करने में आपके लिए हेल्पफुल थे, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवीजन करा दिया या कहो पढ़ा दिया या कहिए 1 शॉट दे दिया। अच्छा सर क्या हेलोजन फैमिली खत्म? नहीं, खत्म तो नहीं हुई। क्या क्या पढ़ना है और इसमें हमको पढ़ना है, मैं सॉरी ये मार्कर बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। और हमको पढ़ना है भाई क्लोरीन की प्रिपरेशन, और हमको पढ़ना है HCl की प्रिपरेशन, और एक स्पेशल टॉपिक हमको पढ़ना है ऑक्सी एसिड, और एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना है इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ऑक्सी एसिड और इंटर हेलोजन कंपाउंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि आपको जब PYQ कराया जाएगा तो वहां पे ये 2 नहीं 4 नहीं 6 बार पूछे गए हैं, वहां पे मिलेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और रही बात इनकी प्रिपरेशन की, तो ये भी लॉन्ग में हमको मिलेंगे। तो देखो मैंने क्या कहा, क्रैश कोर्स में हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिना जिसके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिजूल की चीज़ों पर हम कम टाइम देंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे। अब लास्ट फैमिली बची हमारी नोबेल गैस, पढ़ते रहिए मजे के साथ, जो भी डाउट होगा इकट्ठा रख लेना, एक ही दिन पूछ लेना, लेकिन पढ़ते रहो, सपनों को मत भूलो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।